हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं आपका दोस्त दिव्यांश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्री जोन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स क्या है? क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है इसका, वो आज हम देखें। कितने प्रकार का होता है, कितना कितना होता है, इसमें कौन सी फसल उगाई जाती हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली अब हम कह सकते हैं कि क्रॉप जो अपना क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन 4 तरीके का होता है। जीवन चक्र के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। पर हम फ्रेंड्स इनको कह सकते हैं कि ये काफ़ी, इनके अंदर भी मैंने भी ज़्यादा नहीं लिखाया है, उतना है कि अपने 11, 12, BSc या तो कॉम्पिटिशन में भी काम ठीक है। और मैं अगर आपको चाहिए तो मैं और भी प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सबके बारे में वर्गीकरण। मैंने पहले ही लिख दिए हैं सारे। बात करते हैं फ्रेंड्स अपन जीवन चक्र के आधार पर। अब किसी का जीवन चक्र के आधार कोई फसल है फ्रेंड्स, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ कि ये 2 महीने की फसल है, ये 3 महीने की फसल है। कुछ फसलें जो होती हैं वो फ्रेंड्स 1 साल की होती हैं, कुछ 2 साल की होती हैं, कोई बहु साल की होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें 1 वर्षीय फसल। 1 वर्ष में का मतलब है कि आपकी जो 1 साल का जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, जैसे 3 महीने का, 4 महीने का, एक अंडर 1 ईयर जो अपनी 1 साल के अंदर है, वो अपनी सारी क्रॉप्स की आ जाती है। ज़्यादातर जैसे धान है, गेहूँ है, ज्वार है, ये सारी फ्रेंड्स 3-3 महीने में, 4-4 महीने में कंप्लीट हो ही जाती हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स द्विवर्षीय। तो इसमें फ्रेंड्स चुकंदर है, प्याज है, ये फ्रेंड्स इसमें 2 वर्षीय फसल आती हैं। इनको उगने में, पैदा होने में 2 साल का समय लग जाता है। गन्ना भी इसमें ही आता है, जो गन्ना है वो भी इसी में आता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स बहुवर्षीय किस्म है। बहुवर्षीय किस्म में जैसे रिजका है, नेपेशियर घास है, इसमें धान भी आता है, वो सॉरी फ्रेंड्स गन्ना भी आता है। गन्ने की हम जो होती है उसको हम बो देते हैं, गन्ने की आँखों को भी तो बोलते हैं फ्रेंड्स। जो ये गन्ना होता है, इस पर जो आँखें होती है ना, इनके टुकड़े किए जाते हैं। 40 से 45 हज़ार टुकड़ों को बो दिया जाता है। फिर इस पर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया की जाती है, तब ये गन्ना होता है। तो कुछ किस्म के ऊपर भी होते हैं फ्रेंड्स। अब किस्म के ऊपर है तो कोई तो फ्रेंड्स 2 वर्ष में कंप्लीट हो गया, कोई 3 वर्ष भी लगा रहा है। जैसे 36 महीने है, कुछ 18 महीने का, ये टाइम होता है फ्रेंड्स कुछ क्रॉप्स का, कि कैसे ग्रोथ करेंगे, कितने टाइम में ग्रोथ करेंगी। तो इतने सब आता है अपना जीवन चक्र के आधार पर। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स मौसम के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। आपको दिख तो रहा ही होगा, कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे बेशक कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ भी हो आप मुझसे बेशक बेझिझक होकर आप अपना बड़ा भाई समझ के ही मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपना। और कुछ भी समझ ना आए, कोई कुछ भी नहीं आए, एक बड़े भाई होने के नाते आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। बात करते हैं फ्रेंड्स ऋतुओं के आधार पर। अब ऋतु है, मौसम है फ्रेंड्स। अब 1 साल अपने ये तो बात कर ली कि हाँ 1 साल में ये फसल हो गई, 2 साल में ये फसल हो गई, 3 साल में ये फसल हो गई। अब 1 साल के अंदर किस मौसम में बोई जाती है? अब हम खेत में, अगर आप में से 90% लोग खेतों में देखे होंगे खेत, तो खेतों में आप अपने परिवार को देखते हैं, अपने पिताजी को, चाचा जी को, XYZ कोई भी हो, उनको देखते हो कि वो टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों खेती करते हैं, क्यों फसल करते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर ही इनकी जो होती है फ्रेंड्स क्या सोइंग की जाती है। जब अच्छे टाइम पे सोइंग की जाएगी तो अच्छे टाइम पे हार्वेस्ट किया जाएगा, उनको काट लिया जाएगा। तो जब अच्छे टाइम पे बो रहे हैं, काट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पैदावार भी अच्छी होगी। जब पैदावार अच्छी होगी तो किसान को भी आय में अधिक मिलेगी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स खरीफ की क्रॉप्स की। किसकी क्रॉप्स की फ्रेंड्स? खरीफ की क्रॉप्स की। तो खरीफ की क्रॉप्स क्या है? इसकी जो बोई जाती है, कब बोई जाती है?
जून जुलाई में। कब बोई जाती है फ्रेंड्स? जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल। और काटी कब जाती है? अब मैंने बो तो दी भाई, अब ये काटनी भी है। जब काटेंगे तो कब काटेंगे? अक्टूबर नवंबर। कब काटेंगे फ्रेंड्स खरीफ की फसल को? अक्टूबर और नवंबर में। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, गर्मी में बचे रहें। तो मैं बात कर रहा था कि जो खरीफ की क्रॉप है वो जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार, कपास, मूंगफली। और जहाँ तक है इसमें कितने वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, एक आपको ट्रिक दूँ, जनरली बेसिक ट्रिक है। इसको 1 2 3 कितने वर्ड्स हैं फ्रेंड्स? 3 वर्ड्स हैं। मक्के में कितने हैं? 3। बाजरे में कितने हैं? 3। ज्वार में कितने हैं? 3। कपास में कितने हैं? 3। तो ज़्यादातर 3 शब्दों की जो फसलें हैं वो किस में आती हैं? खरीफ क्रॉप में। ये आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये सब में लागू नहीं होती है, क्योंकि जैसे धान भी है, काफ़ी फसलें जो नहीं आती हैं, पर एक बेसिक ही जनरली अपन एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगाते हैं ना फ्रेंड्स, उसके लिए आपको मैं कह सकता हूँ कि 3 अक्षरों वाली जो फसल है वो ये आ जाएगी, खरीफ की क्रॉप में आ जाएगी। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स रबी की क्रॉप्स। अब उनमें इसमें गर्मी के महीने में जो चल रहे हैं उनमें हमने बो दिया, अब अक्टूबर नवंबर आएगा उसमें हम काट भी लेंगे। अब बात करते हैं रबी की फसल की बात। अब रबी की फसल की बात करें तो उसमें फ्रेंड्स कि ये कब बोई जाती है? जब ये काटी जाती है तब ये बोई जाती है। तो कब काटी जा रही है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग होती है फ्रेंड्स। सोइंग माने खेत में बोना। तो ये कब हो रही है रबी की फसल की? जब अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है, फसलें लगा दी जाती हैं। और इसमें एग्जाम्पल के लिए गेहूँ सर्दियों में होता है, सबको पता है। चना, जौ, आलू, ये सारी सर्दियों की फसलें हैं ना। तो रबी की फसल जो है वो सर्दियों की फसल है। ये सर्द ऋतु, ये ग्रीष्म ऋतु, और ये अब बचा कौन सा? मानसून, जो बारिश का है। तो इसमें फ्रेंड्स ये कितने वर्ड्स हैं? 1 2, जैसे मैंने इसको बताया ना 3 वर्ड्स में मक्का, बाजरा, ज्वार। ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें 2 हैं, 2 शब्द हैं रबी में, र और वी। तो 2 शब्द हैं तो इसलिए गेहूँ 2 हो गई, जौ ऊ की मात्रा आती है, जौ, च ना 2 शब्द, आलू 2 शब्द। तो गेहूँ, जौ, चना, आलू। इसमें अपन बेसिक कह सकते हैं कि जो फसल 2 शब्दों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें रबी की क्रॉप्स कहते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स जायद की। अब जायद की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जायद, अब देखो फ्रेंड्स, ये तो हो गई 3-3 महीने की फसल। अब गर्मी है, सर्दी है, 3-3 महीने की है। अब बात करते हैं हम जायद की। तो जायद की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जायद जो है वो अपना मार्च में बोया जाता है। कब बोया जाता है? मार्च में बोया जाता है। जब मार्च में इसकी जायद की जो फसल है, इसको कुकुरबिटेसी कुल बोलते हैं। कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी फसल हैं वो सारी इसी जायद के अंतर्गत आती हैं। और इसको काटते कब है? मई में। मार्च में इसको बो देंगे, मई में इसको काट लेते हैं। और मई में काटने का मतलब इसमें बेल लगती है, जितनी भी हैं, ये तरबूज है, खरबूजा है, लौकी, खीरा, ककड़ी, इन सब की बेल होती हैं फ्रेंड्स। बेलों में से ये तोड़े जाते हैं। इनकी पर बेल कब लगा रहे हैं उसका टाइम तो है मार्च, और कब बेल पे फल आ जाता है तो उनकी मई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल देख लो, तरबूजा है, खरबूज है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, और भी है, मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, अपने बात हो गई किस किस की? जीवन चक्र के आधार पर और ऋतुओं के आधार पर। ये तो अपनी हो गया फ्रेंड्स 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं आर्थिक आधार के आधार पर। अब ये तो कह दिया हमने कि हाँ भैया जीवन चक्र के आधार पर हो रही है, ऋतुओं के आधार पर हो रही है। अब भैया पैसे भी कमाने हैं फसल से,
आर्थिक महत्व। जब आर्थिक महत्व खुद को भी ज़रूरत है उसकी, तो आर्थिक महत्व में आती है फ्रेंड्स सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें, इसमें ज़्यादातर वो फसलें आती हैं जो मनुष्य अपने अंदर मतलब अपने खाने के लिए उपयोग कर सकता है। ज़्यादातर आटे वाली फसल आती हैं। अब धान, चावल का आटा है, गेहूं का आटा है, मक्का का आटा, जौ का आटा, बाजरा का आटा, ये सारे आटे के नाम सुने ही होंगे। बाजरे का आटा सर्दियों में खाते हैं, गेहूं का अपन डेली हर खाते ही रहते हैं, चावल का आटा जिससे अपन डोसा इडली आप सबको पसंद होगा, वो सब इस किससे बनती है, चावल के आटे से बनती है फ्रेंड्स। तो मक्के का आटा, मक्के की रोटी, सरसों का साग राजस्थान का फेमस है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स जो अपनी सीरियल क्रॉप्स है वो इसमें ये आ जाती हैं, धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा। फिर बात करते हैं, अब भाई रोटी तो बन गई, अब कुछ प्रोटीन की बात हो जाए तो प्रोटीन के लिए क्या हो गया, दलहनी फसल, पल्स क्रॉप। अब पल्स क्रॉप है तो उसमें सारी फसलें आ जाती हैं, मूंग है, उड़द है, चना है, मसूर है, और भी जितनी भी फसल दालें हैं आपके घर में, जितनी भी दालें हैं वो सारी किस में आती हैं फ्रेंड्स, पल्स क्रॉप में आती हैं। अब भैया रोटी भी बन गई, प्रोटीन का, सब्जी दाल का भी इंतजाम हो गया, दाल रोटी का इंतजाम हो गया। पर अब दाल रोटी में तड़का कहाँ से लगेगा, दाल में तड़का भी लगाओगे तो तड़का के लिए आ गई ऑयल सीड, तेल वाली फसलें। और तेल वाली फसलें ज़्यादातर हम सरसों का तेल खाते हैं, तिल का तेल, राई का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैसे अपन फॉर्चूनर वगैरह है, ये जितने भी रिफाइंड है वो सारे किस में आते हैं फ्रेंड्स, तिलहन की फसल में। तो क्या क्या हो गया आर्थिक महत्व में, ये अपनी ज़रूरतें हैं, ये खाना है, अन्न है, ये दाल हो गई, प्रोटीन हो गई, ये तेल हो गया, दाल रोटी तेल हो गया। अब बात करते हैं रेशा, मनुष्य की क्या वो है आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो रोटी के लिए ये हो गया, दाल के लिए ये हो गया, तेल के लिए हो गया, अब क्या कपड़ा, रेशा, फाइबर क्रॉप जिसे बोलते हैं अपन, रेशा फसल। अब फाइबर क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स में क्या आ जाएगा, कपास आ गया, रुई के कपड़े, जूट, पटसन, सनई, ये अपन पहने, कॉटन है, ये कहते हैं ना कि फलाने, जब अपन किसी दुकान पर जाते हैं बोलते हैं ना कि लाइलॉन की शर्ट निकाल दे, या कॉटन की शर्ट निकाल दे, या डैमेज पैंट निकाल दे, अपन बोलते हैं भाई कि हाँ ये निकाल दे। अब वो बन किससे रहा है, मटेरियल क्या है उसका, मटेरियल है फ्रेंड्स कपास, जूट, सनई, पटसन। और ये हमारे विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया में तो है ही है, विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं, तो विदेशी मुद्राएं हमको मिलती हैं। फिर बात करते हैं चारे वाली फसलें। अब भैया अपन ने आटे की बात कर ली, दाल प्रोटीन की बात कर ली, तेल की बात कर ली, ये तो हो गया अपन खा लेंगे, ह्यूमन खा लेगा इसको, तो हम सब खा सकते हैं। अब भैया दूध पीना, प्रोटीन उससे भी मिलेगी। अब दूध पियोगे उसके लिए भैया भैंस को तुम्हें कुछ खिलाना भी पड़ेगा, हरा चारा, और हरा चारे में क्या आएगा, बरसी में नेपसी है, घास है, जई है, जो रिजका है, और काफ़ी फसलें हैं जो फ्रेंड्स हम जो अपने पशुओं को दे सकते हैं, गाय भैंसों को दे सकते हैं, जिससे उनकी जो दूध देने की क्षमता है वो अधिक हो सके, उनकी दूध में वृद्धि हो सके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उपयोगिता के आधार पर, किस पे फ्रेंड्स, उपयोगिता के आधार पर। अब ये तो बात हुई थी अपनी आर्थिक महत्व, जीवन चक्र, ऋतुओं के आधार पर, यही तो बात हुई थी, यही तो बात की है अपन ने। हाँ भैया 2 साल का टाइम है, ये इतने टाइम में इतनी टाइम में इतनी ये फसल होती हैं, ये बात कर ली, और आर्थिक महत्व में ये बात कर ली, और आर्थिक महत्व फ्रेंड्स और भी क्रॉप आ जाएंगी इसमें, और भी बहुत सारी क्रॉप्स है जो तो मैंने बेसिक लिखा दी है आपको, जैसे मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, औषधीय जो पौधे होते हैं, जैसे तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, आंवला है, ये सारे फ्रेंड्स किस में आ जाते हैं, मेडिसिनल में आ जाते हैं। फिर खरपतवार है, ये सारी बहुत सारी हैं, इसमें काफ़ी हैं, मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा, या फिर कोई कमेंट्स करेगा तो मैं उसके लिए ज़रूर बताऊंगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उपयोगिता के आधार पर। अब भैया ये उगा ली, सब चीज़ कर ली हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उपयोग किस लिए, नगदी फसल,
कैश क्रॉप्स। किस लिए? कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स क्या है? क्या? जिसके बदले हमें धन मिल सके, धन अर्जित हो सके। तो ऐसी फसलें कौन कौन सी हैं? अपनी जो फसलें हैं, धान, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, निकोटीन जो होती हैं, ये विदेशों में भी फ्रेंड्स निर्यात होती है। हम यहाँ तक कि अपन ऐसे जनरली बात करें तो खेती की बात करें तो हम खेत से आलू को उठाया, गन्ना उठाया, कपास उठाया और सीधे मंडी में लाके बेच दिया। ये तो हो गया लोकल स्तर पर, छोटे स्तर पर। अब यही तम्बाकू है फ्रेंड्स, गन्ना है, गन्ने को चीनी उद्योगों में ले गए, उद्योगों से फिर फैक्ट्रियों में जा रही, और फैक्ट्रियों से फिर सीधे एक्सपोर्ट हो रही है। तम्बाकू में फ्रेंड्स विदेशों में बहुत डिमांड रहती है। चाय की पत्तियाँ जो अपनी केरल तमिलनाडु में होती है, उनकी डिमांड बहुत रहती है फ्रेंड्स। वो जो है कॉफ़ी, चाय की डिमांड्स बहुत रहती है, तो विदेशों में जाती है। विदेशों में जाती है तो विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं, हमारी आर्थिक स्थिति और सुधार होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आवरण फसलें। अब आवरण फसलें क्या है? आवरण फसलें अपर्दन से बचाव हेतु। अब अपर्दन, आप सब 90% खेती से जुड़े हैं, तो आप सभी को पता होगा कि अपर्दन क्या होता है, कि मिट्टी का कटना अपर्दन कहलाता है, मृदापर्दन कहलाता है। अब मिट्टी पानी से भी कट रही है, ज़्यादा पानी भर दिया हमने, उससे कट के जा रही है। वायु आ रही है, हवा आ रही है, कणों को निचलन, उच्छालन और ये सारी विधियाँ जो हैं वो मैं आपको डीपली बताऊंगा। उसके लिए अपर्दन से बचा हेतु अब कोई फसल हमने लगा दी, ये मान लो हमने कोई फसल लगा रखी है। अब ये मिट्टी जिस कटे ना, इसके लिए क्या कौन सी फसल उगानी? ऐसी फसल भी होती है, तो मूंग है, उड़द है, इनकी जो फसल की जो जड़ें होती है ना फ्रेंड्स, वो मिट्टी को बांध देती हैं, एकदम टाइट कर देती हैं। मिट्टी की जड़ों में एकदम शाखाएं सी बन जाती हैं इनकी जड़ों में, जिससे मिट्टी को अच्छी तरह से जकड़ लेती हैं, जिससे अपर्दन बहुत ना के बराबर होता है। और जहाँ तक हो कम से कम होने की संभावना होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी पकड़ होगी मिट्टी पे, जितनी अच्छी मिट्टी जमी हुई होगी, उतनी कम अपर्दन होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हरी खाद की। आप बोलोगे हरी खाद, तो सर हमने बोला, पता है कि हरी खाद तो क्या है। अब मैं बता दूं हरी खाद। अब हमारी सारी बात हो गई, जीवन चक्र ये सब हमने कैसे भी ले लिया, अपर्दन भी कर दिया, ये सारी फसल भी कर दी। अब फ्रेंड्स ये बताओ कि हम देते हैं खेतों में जीवांश जो खाद्य है, रासायनिक खाद्य, ये सब हम देते हैं। तो जीवांश खाद्य, रासायनिक खाद्य जो है, रासायनिक में तो हमने यूरिया ले दिया, ये नहीं, मार्केट से गए, मार्केट से यूरिया ले आए, डीएपी ले आए, एनपीके ले आए, ला के सीधे खेतों में डाल दिया। ये अपनी हर फसल के लिए अलग अलग ज़्यादा होता है, पर आजकल इनकी भी क्वांटिटी फिक्स रहती है फ्रेंड्स। जो एनपीके, डीएपी हो रहा है, इनकी क्वांटिटी भी फिक्स रहती है। पर आज अपना किसान होड़ में कि आज मेरे सामने वाले भाई, मेरे पड़ोसी ने 10 कट्टे डाले हैं, तो मैं 15 डालूंगा या 20 डालूंगा या 25 डालूंगा, ये होड़ लगी हुई है कि उसकी। पर ये भूल जाते हैं फ्रेंड्स ये किसान कि इससे मिट्टी कितनी खराब हो रही है। ये जो जितनी मिट्टी है ना, वो इतनी खराब होती जा रही है कि आने वाले समय में भूमि बंजर हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी, भूमि बंजर होगी, तो ये रबड़ तो नहीं है, से खींच लोगे। क्षेत्रफल लिमिटेड है, जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया की, 137 करोड़ के लिए खाने की आपूर्ति की जाती है, तो वो कहाँ से होगी फ्रेंड्स? अब ऐसे तो होने से रही। तो हम क्या करेंगे? हरी खाद, जो नेचुरल जो खादें हैं उनको हम देंगे। उनसे क्या होगा, क्या बेनिफिट्स हैं? इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जैविक उर्वरक है, उनकी अपेक्षा में उर्वरक तो कम होते हैं, उनमें उर्वरक तो कम है, पर ये लंबे टाइम के लिए रहते हैं। अब मैंने मान लो एनपीके, यूरिया जो है वो किसी धान के लिए मिली, तो हमें रबी के लिए भी अलग से लेनी पड़ेगी। रबी के लिए जब अलग से लेंगे तो जायद के लिए भी अलग से लेंगे। पर जो हरी खाद होती है फ्रेंड्स, उनमें ऐसा नहीं होता है। हरी फ्रेंड्स खाद में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लंबे टाइम तक होती हैं, लंबे टाइम तक। ऐसे भूमि में गोबर खाद है, केंचुआ खाद है, जो भी जितनी भी जीवाश्म खाद हैं, वो सब नेचुरल होती हैं,
और आपको पता है प्रकृति कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, जितनी भी है लंबे टाइम तक रहती है, खेतों में नमी और जो उर्वरक हैं वो लंबे टाइम तक रहते हैं। इसलिए इसमें कौन कौन सी उगाते हैं, सनई, ढेंचा, ये हमने खेत में उगाया, कम मात्रा में उग जाता है फ्रेंड्स, कम पानी में ये सारी हो जाती हैं, और खेत में ही हैरो चला दिया ट्रैक्टर से, इसको खेत में जोत दिया। अब जोतोगे तो क्या होगा, मिट्टी ऊपर चढ़ेगी, ये इसमें सड़ेंगी, सड़ने से क्या होगा, हरी खाद बन जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो आपका फ्लो चार्ट बोल सकते हो मैंने बनाया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। आपको फ्रेंड्स अब कोई भी दिक्कत आए एग्रोनॉमी में, कुछ भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, सीधे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे अपनी जो वीडियो है उनके लिए जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अपनी तरफ से 100% बेस्ट दूंगा। और आजकल आप सभी को बेस्ट चाहिए होता है फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखना। थैंक यू।